आज नहीं था मैं कुछ बच्चा खड़े हो गए मैं पक्का बात करने 50 सामने बैठा भाई जी लो प्रेशर पर क्या होता है? अरे जब प्रेशर कम होता है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होते हैं तो उनके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो निगेटिव डेविएशन। अब आप देख लो, एक मिनट, रुको, ये तो इधर लाइन ड्रॉ कर दिया। ऐसे आप ये लाइन ले लो, ये लाइन क्या है? हाई प्रेशर पर है तो दो गैसेज हैं, ये X है और ये Y है, ठीक है। हाई प्रेशर पर कौन सा डेविएशन होगा? पॉजिटिव, मीन्स गैस का वॉल्यूम नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए ना। हाई प्रेशर पर क्या होना चाहिए? एक्चुअली हाई प्रेशर पर जो भी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन होगी, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होगा? हाई प्रेशर पर किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? अरे जेड होता है ना, V ऑब्जर्व बाई V आइडियल। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, हाई प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन आता है, मींस ऑब्जर्व वॉल्यूम आइडियल से ज्यादा होना चाहिए, मींस रियल का आइडियल से ज्यादा होना चाहिए। किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है? X का ज्यादा है। X क्या है? रियल है। Y क्या है? आइडियल है। हो गया, एक ही आंसर सही है ना। तो X जो है वो रियल है, Y आइडियल है। जो आप यूज करते हैं उसी को ग्राफिकली दिखाएगा। हाँ नहीं सर, क्या? एंट्री नहीं किए। 19 में तो पहला तो इनकरेक्ट है। डिप्रेशन में H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, कौन दे दे और हाइड्रोजन बॉन्ड आई थिंक होता है भाई, कोई नहीं। 8 to 45 होता है। 8 या 10 से 50 तक या 10 से 100 दिया, दोनों इनकरेक्ट होना चाहिए। क्या ये डेटा चेक करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में कितना दिया है? तो ठीक है, फिर एनसीईआरटी में दिया है तो ठीक है। कौन सा? 18 पहला है, which of following statements are correct about H2 molecule? H2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0। ये इसका हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये
लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टर्म यूज करते ना, ये है, दो ही है, ये है हाईएस्ट ऑक्युपाइड, क्या है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2, ये तो गलत है, ए गलत हो गया। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 बिल्कुल गलत है, इतनी एनर्जी किसी की होती है क्या, 400-500 किलो जूल होता है, तो बी भी गलत है, आंसर ए इनकरेक्ट हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर है सी डी, ठीक है। एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ा, कुछ अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये डेटा अगर एनसीईआरटी में गिवन है, इसका मीनिंग एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। डेटा कौन सा, फोर पैरामैग्नेटिक, O2 है, CO नहीं, N2 नहीं है, CSO2 है, इसमें तो एक O2 हुआ और दूसरा CSO2 हुआ, आंसर 2 हो गया। क्लास में बताया है CS प्लस O2 माइनस, जैसे बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम प्लस 2 O2 डबल माइनस, तो ये तो O2 डबल माइनस ऑक्सीजन में एक अनपेयर्ड होता है, O2 ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड होता है, O2 माइनस में 1 होगा, O2 डबल माइनस में 0 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। पेपर तो ठीक ठीक है, कुछ आंसर आया कि नहीं अभी? नहीं सर, आंसर मिला कि नहीं इसका? नेगेटिव में जाएगा। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो बहुत आसान, बट पता नहीं करने लायक है कि नहीं। अगर थोड़ा सा सोचो, ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे बन जाएगा। जैसे हो सकता है आपने सुना हो मून पर गैसेस लिक्विड होता ही नहीं, वहां गैस ही होता है, क्योंकि वहां प्रेशर नहीं है। इसका मतलब प्रेशर अगर कम करेंगे तो लोअर टेम्परेचर पर भी बॉयल कर जाएगा। तो जिसका प्रेशर सबसे कम है बहुत पहले बॉयल करेगा। कहां पर सबसे कम है? अच्छा, वैसे भी जैसे जैसे आप हाइट पर ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। न्यूमेरिकल तो बड़ी आसान आसान है जी। अब ये क्वेश्चन भी आ गया 14, 2s2p मिक्सिंग नहीं हो रही है तो क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन किया भी था क्लास में। देखो क्या आंसर, और मैथ्स कैसा था? नहीं, थोड़ा ठीक लग रहा है शकल से। बनाइए सर, पहला ही क्वेश्चन पहला ही हो गया। मैथ्स इस बार लग रहा है ऊपर से जाने वाला था क्या? 4 के 5 मार्क्स, 5 ही मुझे ठीक नहीं लग रहा है खुद। अगर फिजिक्स देख के बताते हैं। खुद ठीक नहीं लग रहा सर को, खुद ठीक नहीं लग रहा बोल तो दिए कि हमको खुद थोड़ा H2 को ला रहा मार्क्स इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मुझे जो लग रहा है मैथ काफी अच्छा है और फिजिक्स भी ठीक है,
आसान नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आसान है बट और केमिस्ट्री ठीक है, कुछ कुछ मॉडरेट टाइप। आपके लिए थोड़ा सा स्पेशली इस बैच के लिए क्रिटिकल वाला हम पढ़ा नहीं पाए, बोले थे वही तो क्रिटिकल वाला हम पढ़े नहीं थे, दे दिया था, हमको लगा था कि जरूर नहीं पढ़ाया मादर छोड़। सभी बैच का हो गया है, मतलब 5, 7, 8 सब हो गए, केवल 6 का थोड़ा सा आधे घंटे का पोर्शन, आधे घंटे का टाइम सबको नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा, टेंशन चलो ठीक है। हम लोगों ने वॉइस टेम्परेचर तक कर लिया था ना, लिख लिया है हुआ अच्छा नहीं बताया है। नेक्स्ट लिखो क्या करे तो liquefaction of real gas. Liquefaction of real gas. देखो ये बात पिछली क्लास में आपको बताई थी थोड़ा सा। आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को हम कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। आइडियल गैस पर प्रेशर अप्लाई करके उसे लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। मींस आइडियल गैस किसी भी सिचुएशन में लिक्विड में नहीं जाएगा ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट रियल गैस के मॉलिक्यूल को लिक्विफाई किया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, आइडियल गैस cannot be liquefied. Ideal gas cannot be liquefied by applying any pressure and temperature. Any pressure and temperature. Ideal gas cannot be liquefied by applying any pressure and temperature due to absence of intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. Second point, real gas can be liquefied. Real gas can be liquefied by applying pressure and temperature. Real gas can be liquefied by applying pressure and temperature. देखो अब रियल गैस का जो लिक्विफिकेशन होगा वो कैसे होगा, इसके लिए इसको हम ग्राफिकली समझते हो। ग्राफ पर भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था, पॉइंट तो छोटा सा था बट बता तो। यहाँ पर हम प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट करेंगे।
CO2 के लिए हम ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। घर पे कुछ हुआ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, भैया कहाँ मान लिए टेम्परेचर पापा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, टॉफी नहीं ली, टॉफी नहीं ली। टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रोक्सीमेटली से हम 31 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है वे कलर आ रहे हैं? क्या हो रहा है? हाँ मेरा ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड प्लस गैस है और ये लिक्विड है। ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, डी ई एफ जी एच। क्या समझाना चाह रहे हैं सर? हमको दिखा दे। पहला डेटा T इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100% गैस। जब टेम्परेचर 100 डिग्री है तो ऑल टाइम गैस है, लिक्विड बना ही नहीं, कोई भी प्रेशर यूज कीजिए। दूसरा T 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100% गैस है, लिक्विड गया ही नहीं। तीसरा T 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो AC 100% गैस और CB 100% लिक्विड। एट पॉइंट C बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 100% लिक्विड एंड 100% गैस। एट पॉइंट C 100% लिक्विड एंड 100% गैस। मीन्स बात कुछ ऐसी हो रही है कि इस टाइम पर 100% दिन है और 100% रात है। कोई एक पार्टिकुलर टाइम है जिसके लिए कह रहे हैं कि वो 100% दिन का टाइम है और 100% रात का भी टाइम। तो एक्चुअली ये स्पेशल पॉइंट है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अभी थोड़ी देर में आपको ये क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग समझ आएगा। जब हम T इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड देखेंगे, ED 100% गैस एट पॉइंट E। E क्या है? 100% गैस प्लस 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड। इस पॉइंट पर पहला लिक्विड का ड्रॉप बना, गैस था, 100% ही एक ड्रॉप बन रहा है, एक मॉलिक्यूल जा रहा है लिक्विड में, फर्स्ट ड्रॉप। F पर एट पॉइंट F क्या है? गैस प्लस लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, कुछ भी ले लो, 40, 60, 50, 30, जो भी कुछ कहिए, वो मीन्स गैस भी है कुछ और कुछ लिक्विड भी है। एट पॉइंट G एंड एट पॉइंट G क्या है? 100% लिक्विड प्लस 1 गैस मॉलिक्यूल। एंड GH क्या है?
100% T equal to 30.98 लिक्विड। डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस जर्नी को समझने की कोशिश कीजिए। कैसे समझेंगे? यहाँ पर है पूरा का पूरा गैस है, प्रेशर बढ़ाने लगे, बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट आया जब पहला गैस मॉलिक्यूल कंडेंस हुआ, फर्स्ट ड्रॉप बना, वो है पॉइंट ई। और प्रेशर बढ़ाया तो बहुत सारे मॉलिक्यूल गैस में है, लिक्विड में, मींस लिक्विड बन गया। आगे बढ़ते गए, जब पॉइंट जी पर पहुंचे तो एक मॉलिक्यूल गैस का बचा हुआ है और उसके बाद 100% लिक्विड हो गया। या आप इधर से आइए, एच से 100% लिक्विड है, प्रेशर घटाना शुरू किया, पॉइंट जी पर पहुंचे तो फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल बना, फिर और घटाया, मॉलिक्यूल बढ़ने लगे और पॉइंट ई पर एक लिक्विड मॉलिक्यूल बचा हुआ है, बाकी सब गैस में जा चुके हैं। जर्नी समझ आई क्या कह रहे हैं? किसी नहीं आया? अरे यहां से शुरू करोगे, यहां 100% गैस है। इमेजिन करो कि बड़ा सा सिलेंडर है, ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है, प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो गैस कंप्रेस होना शुरू होगी, गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते अट्रैक्शन हुआ कि कंडेंसेशन शुरू हो गया। तो पॉइंट ई पर पहला कंडेंसेशन हुआ, पहला मॉलिक्यूल लिक्विड में गया। अब बढ़ाओगे तो लिक्विड बनना शुरू होगा। अब जब पॉइंट जी पर पहुंचे तो केवल एक गैस मॉलिक्यूल बचा हुआ, सब लिक्विड में जा चुके हैं, उसके बाद 100% लिक्विड हो गया। या दूसरे तरीके से सोचो, उधर से पॉइंट एच से 100% लिक्विड है, प्रेशर घटा, जैसे उधर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर घटाएंगे, प्रेशर घटाना शुरू किया तो जब घटाते घटाते जी पर पहुंचे तो पहला गैस 100% लिक्विड था, पहला गैस मॉलिक्यूल फर्स्ट इवोपरेशन हुआ। 100% लिक्विड है, अब और घटाओगे तो इवोपरेशन बढ़ेगा और पॉइंट ई पर इवोपरेट होते होते केवल एक ड्रॉप बचा हुआ, बाकी सब ऊपर जा चुके हैं, उसके बाद 100% हो गया। मींस यहां पर पहला ड्रॉप बना और यहां पर एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है गैस का, सब जा चुके हैं ड्रॉप में, सब लिक्विड में जा चुके हैं। अब इस पर आ जाइए, यहां पर 100% गैस है, 100% गैस है। पॉइंट सी पर ध्यान से सुनो, यहां पर तो यहां से यहां तक, यहां पर पहला ड्रॉप बना, ड्रॉप बढ़ता गया और यहां पर फाइनल कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। यहां पर पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर सर एसी के बीच में आप ठहर दे, एसी के बीच में लिक्विड होगा ये सर, एसी के बीच ए सी के बीच में लिक्विड होगा तो लिखेंगे। हाँ लिक्विड इतने, सर वहाँ एसी में 100% लिक्विड है। अच्छा ठीक है, सही कर देते हैं, ठीक है। 100% एसी 100% लिक्विड है। एक मिनट उल्टा हो गया था ना, 100% लिक्विड है और ये 100%, हाँ ये उल्टा हो गया, ठीक। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहां पर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बना सी पर और यहीं पर 100% लिक्विड बना, क्योंकि इसमें ये रेंज है ही नहीं, एक ही पॉइंट है। इसी पॉइंट पर पहला ड्रॉप बना और इसी पर पूरा बन गया। इधर से आओगे, इसी पॉइंट पर पहला मॉलिक्यूल इवोपरेट हुआ और ये पूरा हो गया। इसीलिए पॉइंट सी पर 100% लिक्विड भी है और 100%, क्योंकि वहीं पर पहला मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है और पूरे जा रहे हैं, वहीं पर पहला मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहा है और सभी कंडेंस हो रहे हैं। इसलिए इस पॉइंट सी के लिए स्पेशल टर्म यूज किया जाता है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर है इसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो जो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड है ये CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर CO2 का टेम्परेचर क्रिटिकल से ज्यादा है तो फिर तो लिक्विड में आएगा ही नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहली बार गैस मॉलिक्यूल प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड में आता है, उसके नीचे बहुत सारा पूरा जर्नी चलेगा, बट क्रिटिकल टेम्परेचर पर फर्स्ट टाइम लिक्विफिकेशन होता है। उसके ऊपर प्रेशर कितना भी इंक्रीज कर दो, लिक्विफिकेशन नहीं होगा। तो
अरे बात समझ में आई कि नहीं? कितने बच्चों को समझ में आ गया है? सीधी सी बात है। यहां से देखोगे तो यहां पहला गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में गया, फर्स्ट ड्रॉप बना, ड्रॉप बढ़ता गया, यहां पर एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है, मींस लास्ट ड्रॉप बनेगा। उसके बाद 100% लिक्विड हो गया। इसमें पहला ड्रॉप बना लिक्विड का और यहीं पर 100% भी बना। जैसे इसमें ये आपको रेंज मिल रहा है ना, यहाँ रेंज नहीं मिल रहा है कि पॉइंट है। ईडी तो 100%, ये 100% गैस है और ये लिक्विड है। पता नहीं कैसे उल्टा पुल्टा बोलते ठीक है, लिखते गलत है कभी कभी। वो सबसे लास्ट में क्या लिखा है? वो सबसे लास्ट में क्या लिखा है? जी और 100% लिक्विड जिसमें लिखा है। हाँ वो क्या लिखा है? तो जो बोल रहे हो तुम वही तो लिखा है। अरे जी और उसके बाद क्या लिखा है? एच एच उसमें कहाँ मार्क किया है? पता नहीं सर। लगता है सबसे ऊपर एच मार्क किया है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे एच। जी चूतिया को लिखना नहीं आता है। 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, इसने लिखना नहीं सिखाया इसको। 100% लिक्विड प्लस 100% गैस, इसे कहते हैं नहीं बुला हम सोचे कि क्रिटिकल स्टेट। और टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं लगाएगा तो देख लेगा टॉपिक। क्रिटिकल टेम्परेचर। टोपी पहन के आएंगे, ठंडा लग रहा है। अबे पीछे क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर गैस, रियल गैस फर्स्ट टाइम लिक्विड में जाता है प्रेशर बढ़ाने से ही। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर रियल गैस फर्स्ट टाइम लिक्विड बनता है प्रेशर बढ़ाने से ही। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इफ T ग्रेटर देन TC, अगर TC से ज्यादा है तो रियल गैस को लिक्विड में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रेशर बढ़ा के। इसके ऊपर है तो लिक्विड में जाएगा ही नहीं। T ग्रेटर देन TC, रियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग एनी प्रेशर। रियल गैस कैन नॉट बी liquefied क्या हुआ? पेट खराब है? fied by applying any pressure। गाना नहीं मिला। if कल बात करेगा। T less than equal to TC, real gas can be liquefied by applying pressure। रोटी आज से पढ़ाई लिखाई छोड़ना। हम भी आजकल पढ़ नहीं रहे वैसे। हाँ तो हम भी तो हिला ही रहे आजकल। हम मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं, थोड़ा गेम ज़्यादा खेल रहे हैं। एंड थर्ड है, ऐसे कह सकते हैं इफ T इक्वल टू TC, ये है रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर फर्स्ट टाइम। दिस प्रेशर is known as critical pressure
and state is known as critical state. तो यहाँ पर हम कुछ टर्म डिफाइन करेंगे एक एक करके। इतना यूट्यूब चलाया, इतना बैटलग्राउंड चलाया। 18 प्लस। हाँ 18 प्लस। चूतिया का यूट्यूब 18 प्लस क्या आता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। एवरेज 4 घंटे गेम जाता है। 100% उसी टाइम पर गैस चला जाएगा, क्योंकि वहाँ रेंज नहीं है, एक ही पॉइंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर at which a real gas can be liquefied by applying pressure is known as critical temperature, और ये होगा TC इक्वल टू 8A बाई 27 RB। ATA by 27 RB। सब मिटा दिया। तुम लिखा नहीं था क्या? हाँ तुम लिखा नहीं था क्या? लिखने से सब समझ में आ जाता तो हम कितना आगे रहते। नहीं फिर भी दूसरा टर्म है क्रिटिकल प्रेशर। ऐसा थोड़ी कि कुछ तीर मार दिया यार। पिछले क्लास में हमको लास्ट क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर 1 मोल गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर चाहिए होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। देखिए द मिनिमम प्रेशर required to liquefy 1 mole of real gas is known as the minimum pressure required to liquefy 1 mole of real gas at critical temperature
इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। ये होगा PC इक्वल टू A/27B²। नेक्स्ट टर्म है क्रिटिकल वॉल्यूम। नेक्स्ट है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम ये क्या होता है? तो 1 मोल गैस, रियल गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है, दैट वन इज क्रिटिकल वॉल्यूम। नोट कीजिए, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ रियल गैस, occupied by 1 mole of real gas at critical temperature and pressure. 1 mole of real gas at critical temperature and pressure is known as critical volume. ये होता है 3B। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो इसी पर। कैलकुलेट द compressibility factor। कैलकुलेट द compressibility factor Z। compressibility factor Z of a real gas at critical state। अब देखो जेड का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इक्वल टू होता है पीवी बाई एनआरटी और 1 मोल के लिखेंगे। तो ये जो डेटा है पीछे वो तो 1 मोल का है, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर सब। तो यहाँ पर जेड हो जाएगा PCVC बाई RTC। सभी को पुट करो, निकालो, देखो कितना आता है। कैमरा के नाम पे पूरे स्क्रीन है क्या दिया सर? सोया हुआ ठीक, ये आ जाएगा 3/8। देखो पीसी हो जाएगा A/27B², VC हो जाएगा 3B और PC हो जाएगा 8A/27RB। ये आ जाएगा 3/8। Z लेस देन 1। इसका मीनिंग है क्रिटिकल कंडीशन में अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होता है। Z लेस देन 1 मीन्स नेगेटिव डेविएशन, मीन्स अट्रैक्शन डोमिनेटिंग।
नेक्स्ट टेम्परेचर है बॉयल्स टेम्परेचर। नेक्स्ट बॉयल्स टेम्परेचर। देखो ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर रियल गैस का बिहेवियर आइडियल हो जाता है एक रेंज ऑफ प्रेशर के लिए। मींस प्रेशर चेंज करेंगे तो भी वो आइडियल बिहेवियर ही शो करता है। बॉयल्स टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which real gas obey the gas law, that is ideal gas equation, in wide range of pressure, the temperature at which real gas obey the gas law or ideal gas equation in wide range of pressure is known as Boyle's temperature. TB होता है A/RB। यहां से आप देख सकते हैं TB जो है ग्रेटर देन TC होता है और बॉयल्स टेम्परेचर पर AZ = 1 प्रेशर वॉल्यूम। यहाँ पर जो ऐसे होता है यहाँ से यहाँ तक Z अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। थोड़ा सा निगेटिव हल्का सा है बट अप्रोक्सीमेटली 1। और आप ये कह सकते हैं एट बॉयल्स टेम्परेचर। अब यहाँ पर तो अट्रैक्शन होता है और आइडियल रियल गैस है तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों होगा। तो बॉयल्स टेम्परेचर पे क्या होता है, अट्रैक्शन इज compensated by repulsion, that is A is compensated by B। मीन्स अट्रैक्शन का जो भी इफेक्ट है वो रिपल्शन से कैंसिल हो जाता है, इसलिए ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर आता है। नेक्स्ट है अभी बोला डिस्कस नहीं करना, अभी डिस्कस करना। कोलिजन पैरामीटर। इसमें पहला टर्म है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है पर सेकेंड जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंड के साथ साथ पर यूनिट वॉल्यूम में जो टोटल कोलिजन्स हो रहे हैं उनके लिए ये टर्म यूज किया जाता है।
जैसे इस रूम में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड जितने एयर मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं वही उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। और यहाँ पर जो भी कोलिजन्स लिया जाता है या जो भी एनालिसिस है सब बाई मॉलिक्यूलर है, मींस एक टाइम पर दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे और जितने भी कोलिजन्स होंगे सब हेड ऑन कोलिजन माने जाएंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो डेंसिटी होगी क्रिटिकल डेंसिटी है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो डेंसिटी होगी तो पीसी टीसी विशेष निकालेंगे उसी से, ठीक है। दो टाइम दिखाता है। रिकॉर्डिंग का चल रहा है, रिकॉर्डिंग में यार कैमरा का ले रहा है तो जिसका ए ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। रिकॉर्डिंग वीडियो थोड़ी चल रहा है। देखो ऐसे ही गांड पड़ता है फोन की तरह। देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी फर्स्ट लिखिए, डिफाइन कर लेते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन, नंबर ऑफ बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट टाइम का मीनिंग है पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये होगा Z इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार स्क्वायर P एवरेज बाई √2। यहां पर सिग्मा को कहते हैं मॉलिक्यूलर डायमीटर, सिग्मा को कहते हैं मॉलिक्यूलर डायमीटर, मॉलिक्यूलर डायमीटर। और ये होगा कुछ इस तरह से, कोलाइड हुआ, ये जो डिस्टेंस है ये 2r होगा और इसी को कहेंगे सिग्मा। तो सीधी सी बात है, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा सिग्मा उतना ज्यादा होगा। आते वक्त मिला था क्या? दूसरा n स्टार, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। एंड ये है एवरेज स्पीड और वही फॉर्मूला 8RT बाई पाई m नॉट। यहां से कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। उसको कहीं मिटा दिया थर्मोकेमिस्ट्री अभी तो स्टेट ऑफ मैटर चल रहा है। जो कोलाइड कर रहे हैं उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस
तो ओवरलैपिंग नहीं है, पढ़ा लिखा है तो कोलिजन हो रहा है ना, इसमें मैं खींच देता हूँ, समझ में आ रहा है सर। कोलिजन हो रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग की बात नहीं हो रही है, वो तो बॉन्डिंग की बात हो गई, ओवरलैपिंग बॉन्ड नहीं बन रहा है। लिख दे रहा है, लिखने से थोड़ी समझ में आया। देखिए यहाँ पर जो NYV होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, PV इक्वल टू NRT लिखो, P इसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बाई Na, P N बाई वॉल्यूम, RT बाई Ne। सो P इक्वल टू N स्टार, तो यहां से हम कह सकते हैं कि N स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई T होगा, या आप ये कह सकते हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो N स्टार कांस्टेंट हो जाएगा या फिर P बाई T कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे P बाई T अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस पार्ट को आपको इस फॉर्मूले में यूज करना है, तो अगर हम Z के लिए रिलेशन लिखें, Z प्रोपोर्शनल टू पाई कांस्टेंट है, सिग्मा का मीनिंग होता है साइज स्क्वायर, N का मीनिंग होता है P बाई T का स्क्वायर, और ये होता है रूट T। इसका मीनिंग हुआ एक तरह से साइज, सिग्मा मीन साइज। तो यहां से Z प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा P स्क्वायर T पावर 3/2 फॉर सेम गैस। अगर गैस सेम है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे यहां पर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, एट सेम गैस के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जेट क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे जेट बढ़ जाएगा। दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जेट घट जाएगा। तीसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रिलेशन हो जाएगा जेट का, जेट प्रोपोर्शनल टू रूट टी हो जाएगा, क्योंकि P बाई टी वाला जो पार्ट है वो तो कांस्टेंट है। सो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर जेट बढ़ेगा। तो इस तरह से आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है कई बार, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि सेम गैस के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी, क्या क्या इस टाइप के रिलेशंस। या फिर आपसे कहा जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सिमिलर गैसेस या ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इस टाइप की स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में मिल सकती है। Z directly proportional to T to the power 3/2. बेटी हो गई बेटी TT एक और टर्म है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कौन सा फ्री पाथ, पेड पाथ भी फ्री चलेगा, पेड पाथ भी होता है, एक फ्री पाथ अगला पेड होता है। ये क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच मॉलिक्यूल जितनी एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मीन फ्री पाथ होता है। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच मॉलिक्यूल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम उस पाथ को उस डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ कहते हैं। नोट कर लो,
किसी नोट कर लिया? पेट खराब है, पेट खराब है, कुछ और खराब हो गया, पेट खराब है। कुछ और खराब हो गया। बेचारा क्या ही बोले, बहुत दिन से, बहुत ज़्यादा दिन से रिलेशन में था। आज चेक करवाने गया था रिपोर्ट, उसका कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए, HIV it is a average distance. It is a average distance traveled by. It is a average distance traveled by molecule. Traveled by molecule between two successive collision. Between two successive collision. देखो लेम्डा का फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई n स्टार सिग्मा स्क्वायर, पाई n स्टार सिग्मा स्क्वायर। और इसके लिए जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन लिखेंगे, n स्टार का मीनिंग होता है p/t 1 साइज स्क्वायर। जैसे वहां पर आपने रिलेशन निकाला था प्रेशर टेम्परेचर चेंज करके, वैसे यहां भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। फॉर टू डिफरेंट गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, साइज बढ़ाने से क्या कर रहा है? लेम्डा घटेगा। प्रेशर टेम्परेचर सेम हो तो साइज बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल फास्ट कोलाइड करेंगे, स्पेस कम हो जाएगा तो बीच की डिस्टेंस घट जाएगी। और फॉर सेम गैस तो साइज तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो लेम्डा प्रोपोर्शनल टू T/P हो जाएगा। और फिर P बढ़ाओगे, P कांस्टेंट रखोगे, P बढ़ाने से बढ़ेगा, T कांस्टेंट रखोगे, P बढ़ाने से घटेगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये टर्म भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं। मीन्स यहां लिखेंगे क्या बनेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेम्डा बढ़ेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर P बढ़ाएंगे तो लेम्डा घटेगा, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेम्डा क्या हो जाता है, कांस्टेंट, क्योंकि P/T कांस्टेंट हो जाएगा। आई थिंक आपको मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड पढ़ाया है। हटना आगे से। मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड नहीं। देखो मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, जैसे इस रूम को एक कंटेनर मान लेते हैं और इसमें एयर प्रेजेंट है,
मान लेते हैं कि इस रूम में केवल O2 मॉलिक्यूल है, तो कुछ O2 मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी, मीन्स एक रेंज ऑफ स्पीड होगी। अब अगर हम कोई दो स्पीड ले ले, चलो स्पीड मान लीजिए 0 से शुरू हो गया या कुछ से शुरू हो गया, कुछ हाई स्पीड से है, एक रेंज ऑफ स्पीड है। इसमें हमने एक रेंज ले ली, छोटी सी रेंज ले ली। इस रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है बाई मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड के फॉर्मूले से। फिलहाल ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कुछ हद तक साई जैसा एक्सप्रेशन है, बड़ा सा। इसका हमारे सिलेबस में केवल ग्राफिकल एनालिसिस होता है, केवल ग्राफिकल एनालिसिस है। एक तो ये स्पीड ज़्यादा इधर रखा हुआ है, जितना हो तो पढ़ा लीजिए। क्या ग्राफिकल एनालिसिस है? तो मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, यहां पर हम फ्रैक्शन ऑफ लिख लेते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, ग्राफ उसके बाद बनाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन टू स्पीड is given by maximal distribution of speed। एक्चुअली मैक्सवेल ने जो स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला इंटरेस्टिंग है, लेकिन कोविड के फॉर्मूले से मैच करता है। अगर आपने वहां देखा होगा तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला था ना, कुछ ग्राफ बना था, ऐसे है ना। एक्चुअली ये ग्राफ यही है, और ये कोई भी नेचुरल इवेंट हो, स्पीड तो नेचुरल इवेंट है ना, मॉलिक्यूल नेचुरली स्पीड से जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल इवेंट इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, ऐसे बढ़ेंगे ऐसे घटे, मैक्सिमम नेचुरल इवेंट। तो क्योंकि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ये भी जो नेचुरली मूव कर रहे हैं, तो इनका जो पैटर्न है वो पैटर्न इससे मैच करता है। और उसका जो उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया था, क्या दिया था? ये नोट से देख के बता सकते dn इक्वल टू 4 पाई n m नॉट बाई 2 पाई RT पावर 3/2 u स्क्वायर e पावर माइनस m नॉट u स्क्वायर बाई 2 RT इंटू du। du क्या है? स्पीड है। ये इस तरह का अजीब सा फॉर्मूला है जो उन्होंने मैथमेटिकली दिया था। फिलहाल इसका ग्राफिकल एनालिसिस करना है, इसलिए इसके पीछे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके टर्म्स में बता देता हूं। यहां पर n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, t टेम्परेचर, u स्पीड है t टेम्परेचर पर। t टेम्परेचर पर जो स्पीड है u स्पीड, dn ये इंपॉर्टेंट है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन इसको ये मानता है, उसको ये मानता है टू स्पीड u2 u प्लस du, u2 u प्लस du।
चला आया था भाई को अब देखो इस पार्ट को अगर हम ऐसे प्लॉट करें, मीन्स एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लें, वन बाई एन डी एन बाई डी यू। तो डी यू स्पीड में चेंज हुआ ना, डी यू रेंज में कितने मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो यहां से मिलेगा, और ये हो जाएगा 4 पाई एम नॉट 2 पाई आर टी पावर 3/2 यू स्क्वायर ई पावर एम नॉट यू स्क्वायर 2 आर टी। हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार लिखने के लिए हमें आपको एक ग्राफ बताना है। वो ग्राफ हम सीधे ड्रॉ करने जा रहे थे, मुझे लगा नहीं, चलो सोर्स बता देते हैं वो कहां से लिख रहे हैं। पहले तो मैंने प्लान यही किया कि डायरेक्टली ग्राफ बना देते हैं, फिर मुझे लगा आप खोजने लगोगे आया कहां से, आया कहां से। पता है देखो तो कुछ लोग खोजने लगते हैं, अब खोजने लगते फिर से जाना पड़ता। अब देखो यहाँ पर हम रात को हिला सब ठीक हो जाएगा। ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये है रात को हिला पैराबोला, और ये है पता रहता है एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन। पैराबोला ऐसे होगा और डीके फंक्शन ऐसे होता है। डीके फंक्शन पैराबोला एक्सपोनेंशियली, ठीक है। हमने 0 से ले रखा है, तो अगर आप इसे प्लॉट करें यहां पर 1 बाई एन डी एन बाई डी यू, कुछ लोग इसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं, और यहां पर हम स्पीड को प्लॉट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो पैराबोला वाला फॉर्म है ये डोमिनेटिंग होता है, तो ग्राफ का जो नेचर है वो पैराबोला से डिसाइड होता है, और वो कुछ इस तरह से होगा, पैराबोलिकली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते होते ये मैक्सिमा तक जाता है, उसके बाद जो डीके फंक्शन है वो डोमिनेट कर जाता है, और पैराबोलिकली इंक्रीज करने के बाद ये एक्सपोनेंशियली ऐसे डीके करता है। तो ये जो पीक है, पीक ये किससे आया है? पैराबोला से आया है, इसलिए पीक जो है प्रोपोर्शनल टू एम नॉट बाई टी होगा। एम नॉट बाई टी का रेशियो जितना बड़ा होगा पीक उतना बड़ा होगा। पीक प्रोपोर्शनल टू एम नॉट बाई टी होगा, और ये जो पॉइंट है ये होता है मैक्सिमम फ्रैक्शन, और मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है उसे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। अगर आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड कोई भी डिराइव करना है तो आप मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन से डिराइव कर सकते हैं। इसी से वो जो फॉर्मूले पीछे लिखे थे ना टाइप्स ऑफ स्पीड, सब यहीं से आते हैं। एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यहां से डिराइव कर सकते हैं। तो इसे पहले बना लो। अब इस ग्राफ को बनाने के बाद आपके माइंड में बस एक ही बात, ये सब पीछे की बातें सब भूल जाओ। क्या याद रखना है कि यहाँ पर या तो ये कोऑर्डिनेट याद रखो, या इसी की जगह फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और इस तरह का ग्राफ बन रहा है, और जिसका पीक है एम नॉट बाई टी।
अगर आप ये याद रखते हो कि पीक प्रोपोर्शनल टू m0 बाई टी होता है तो का काम हो गया, उससे ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं। सारे क्वेश्चंस का आंसर m0 बाई टी से निकलेगा। पहले फटाफट इसे बना लो। लेडीज रखना ना पड़ा। क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होती है उसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है उसे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। चलो देखो, अब यहां पर अगर हम इसे y लिखें और इसे x, ये स्ट्रिप हो जाएगा y इंटू dx, दैट वन इज एरिया। तो y dx को अगर हम x1 x2 से इंटीग्रेट ना करेगा तो ये आपको टोटल एरिया दे देगा यहां से यहां तक का। ये तो जानते ही होंगे। इसी तरीके से हम इसका भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, कहाँ देख रहा है ऐसे क्यों मजा आ रहा है अगर हम यहां पर 1/n dn/du डॉक्टर बबल क्या है? ऐसे ग्राफ बनाया और इसका एरिया निकालते हैं, ये जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, y इंटू du। अगर हम इसे 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेट कर दे तो क्या मिलेगा? अगर डायमेंशनली देखो, क्या du से du कैंसल, dn/n, dn/n क्या फ्रैक्शन था, और टोटल फ्रैक्शन निकालोगे क्या हो जाएगा? टोटल फ्रैक्शन कितना होता है? अरे सभी फ्रैक्शंस को जोड़ दो तो कितना होगा? ये आ जाएगा 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसका जो पूरा एरिया होता है वो कितना होता है? एरिया को 1 रखने के लिए ही इतना बड़ा कोऑर्डिनेट यहां सेलेक्ट किया गया है। 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करो, सभी मॉलिक्यूल की स्पीड आ जाएगी। अगर सभी मॉलिक्यूल आ गए तो टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। सो अगर हम ये कोऑर्डिनेट लें तो एरिया अंडर द कर्व 1 हो जाएगा। और ध्यान रखना, इसका जो पीक है वो किस पे डिपेंड करता है?
तो ये एरिया 1 हुआ और पीक प्रोपोर्शनल टू, बस ये दो बातें अल्टीमेटली आपको याद रखनी है कि एरिया 1 होता है और पीक प्रोपोर्शनल टू m0/t होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए यहां पर फॉर एग्जांपल दो गैसेस प्लॉट किए गए हैं, दो गैसेस का ग्राफ प्लॉट किया गया है। कई बार यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिखा जाता है। एक ग्राफ ऐसे बनाया हुआ है और एक ग्राफ ऐसे बनाया हुआ है। ये ए है और ये बी है, तो हम क्या कहेंगे, m0/t a ग्रेटर देन m0/t b। जिसका पीक बड़ा है, जिसका पीक बड़ा है उसका m0/t बड़ा होगा, जिसका पीक छोटा है। अब दोनों का एरिया 1 है, अगर पीक बढ़ाओगे ग्राफ श्रिंक करेगा और पीक घटाओगे एक्सपेंड करेगा, क्योंकि एरिया तो इक्वल है दोनों का। अगर एरिया को इक्वल रखना है तो पीक उसके करस्पॉन्डिंग एडजस्ट होगा। अगर पीक बढ़ता है तो y एक्सिस पर बढ़ाओगे तो x पे घटेगा, x पे बढ़ाओगे तो y पर घटेगा। कुछ समझ आया? कितने बच्चों को समझ में आया है? चलो नहीं आया कोई बात नहीं, अभी ग्राफ में सबको आ जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ जो प्लॉट करने जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो ग्राफ जो क्वेश्चन अभी कराने जा रहे हैं वही सीखना है। आपको ग्राफ पहचानना है। अरे ये बताओ, इतना तो समझ में आया कि इसका एरिया अंडर द कर्व 1 होगा। अच्छा, 1 लाने का पर्पज क्या था? 1 का पर्पज ये है कि अगर हम इसको छोटा करेंगे तो इधर बढ़ जाएगा, तो जिससे हम इसे आसानी से कंपेयर कर सकें। अगर दोनों का एरिया अलग अलग होता तो फिर कैसे कंपेयर करते हैं? हमें पता है कि जितना एरिया इसका उतना इसका है। अगर ये y एक्सिस पे बढ़ रहा है तो x पे श्रिंक करेगा, ये x पे बढ़ रहा है तो y पर श्रिंक करेगा। तो आप इन्हें आसानी से रिलेट और कंपेयर कर पाएंगे। क्या हुआ बे, तुम क्यों परेशान है इतना? घरे रहना फिर और मरा जाता। पेन डाल दो कान में उसका। ऐसा थोड़ी, तुम फिर 35,000 लग रहे तो मजा आएगा लगा के। नहीं उतना ज्यादा नहीं। नहीं तुमको कंफर्ट चाहिए तो थोड़ा ऊपर जाओ, मिल जाएगा सोने में पाएंगे, और नहीं तो फिर एप्पल का और मारेगा। देखिए, प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ, प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ in given condition. Plot the following graph in given condition. पहला है O2 at 300 Kelvin and O2 at 600 Kelvin. प्लॉट करना है, यहां लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ
मॉलिक्यूल। 5-14 हो गया। अबे यार रिमोट में ना खुलता था ऐसे। अब देखो ग्राफ इस तरह से बनेगा, अरे रिमोट खुल गया। एक ऐसे बन जाएगा, दूसरा ऐसे बन जाएगा। अब आपको पहचानना है कौन 300 का है कौन 600 का है, बस इतना ही। अब यहां पर देखोगे नीचे वाला 600 का। एम नॉट तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि O2 है, तो पीक प्रोपोर्शनल टू एम नॉट बाई टी मीन्स पीक प्रोपोर्शनल टू 1/t। जिसका टी बड़ा होगा उसका पीक छोटा होगा। वही तो बोले सेकंड में साफ ये आपका हुआ 300 का और ये हुआ 600 का। दूसरा क्या कर रहा है रे? O2 एट यही तो करना है यहाँ से, लेकिन नहीं लेगा। 300 केल्विन ब्रेक में करना है। एंड लेना क्या तुमने? SO2 इसको एट ले लेना है। दो अलग अलग गैसेस। हो जाएगा। O2 300 पर है और SO2 भी 300 पर है। इस बार टेम्परेचर सेम है, मोलर मास एम नॉट डिफरेंट है। फिर से दो ग्राफ बनाओगे, चैन के सांस लेने नहीं दे रहा। अबे किसका है? करता था वो थोड़ी जिसका एम नॉट ज्यादा होगा उसका पीक बड़ा होगा। ये हुआ क्या चाह रहा है तुम? SO2 का और ये हुआ वहाँ से हो सकता है उसके पास। O2 का। इस तरह से मान लो SO2 O2 प्लॉट करना हो और दोनों का 500 ले। टेम्परेचर मोलर मास भी अलग अलग होते हैं, नॉट बाई टी कैलकुलेट कर लो, उसे डिसाइड कर लो। तीसरा सिचुएशन चलो यहां कर लेते हैं, थर्ड O2 एट 300 केल्विन एंड SO2 एट 400 केल्विन। दो ग्राफ बनेंगे, एक ये बना, ये बना। कौन सा माल? नहीं भाई हम तो नहीं बोलते। ये साला एक बंद करो ना, वो फूल गुलदस्ता मुंह लो निकालो। बेटा एम नॉट बाई टी निकालो। फूल निकाल के अगर कोई कांस्टेंट है, पिछले केस में एक कांस्टेंट थे, इस बार दोनों चेंज हो रहे हैं। क्या है? O2 का अरे AOD है रे। एम नॉट बाई टी कितना हुआ 32 बाई 300। SO2 का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। एम नॉट बाई टी 400 बाई 64, 200 बाई 32। किसका बड़ा है? तो एम नॉट बाई टी किसका बड़ा है? इसका बड़ा है। क्या करो बेटा? उल्टा लिख दिया। 64 बाई 400, 32 बाई 200। अभी SO2 ही बड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा SO2 का, ये हो जाएगा O2 का। अब ये बताओ, ये ग्राफ समझ आया कि नहीं? एग्जाम में बस यही पूछा जाना है। इसमें एग्जाम में ग्राफ पूछा जाना, या ग्राफ 3 बना दिया जाएगा, पूछा जाएगा किसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, या मोलर मास का ऑर्डर क्या होगा, या टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा। फिलहाल एम नॉट बाई टी पर तो क्वेश्चन आता नहीं पूरा, या तो केवल एम पर आएगा या फिर टी पर। एक कंट्रोल करना है तो किसी और को कंट्रोल करो। इसी में क्या है? अगर बटन टिपेगा वहाँ पे टी ना करेगा ये एक और छोटा सा पॉइंट इस ग्राफ में देख लेते हैं। थोड़ा नजदीक
यहां जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये जो पीक है ये होता है मैक्सिमम फ्रैक्शन। पीक जो है वो है मैक्सिमम फ्रैक्शन यू मोस्ट प्रोबेबल। अगर तीनों स्पीड को देखें, यहां पर मोस्ट प्रोबेबल इस पॉइंट पर आता है, एवरेज और इस पॉइंट पर आता है आज खाली ड्राइंग RMS। सबसे सख्त नफरत। क्यों, कैसे डिसाइड करेंगे? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एवरेज से कम होता है और एवरेज रूट मीन स्क्वायर स्पीड से कम होता है। तो इसके बेसिस पर अगर ये तीन अलग अलग पॉइंट रखा जाए तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन किसका है। मैग्नीट्यूड हमें पहले से पता है कि रूट मीन स्क्वायर रूट 3 है, दूसरा रूट 8/π है, तीसरा रूट 2 है। तो रूट 2 मिनिमम, 8/π मिड में आएगा और रूट 3 मैक्सिमम। तो दो क्वेश्चन, एक तो ग्राफ में ही पूछा जाता है, पहचानने को पूछा जाता है। किसमें मान लो 3 U1 U2 U3 लिख दिया जाए, पूछा जाएगा कौन सा मोस्ट प्रोबेबल है, कौन सा एवरेज है। तो आपको ग्राफ देख कितना पहचान आना चाहिए। पीक जो है वो मैक्सिमम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। ये रेट से क्या लिखा है अभी? तो ये तो पार्ट था स्टेट ऑफ मैटर का, आज तो टाइम लग गया। रेट से क्या लिखा है वो आर जैसा? वो लाइन पे यहाँ पे ही दोनों। अरे इस ग्राफ इसमें है, उसमें इसमें रेट कहाँ है? अब देखो पर रेट उड नहीं लिखा है तो एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है, उसे मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्कर से नहीं लिखा हुआ है। नोट्स में दे दूंगा, लिखना है। फालतू पॉइंट्स ए हैं, है आर है किसी काम के नहीं। तो आर है। ठीक है, जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं, ओपन क्लोज। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इन्हें लिख लीजिएगा। फिर अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो नेक्स्ट क्लास में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। छोड़ नहीं सकते। एक्चुअली जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स एक ही बात है। कौन कौन है? दोनों हैं। ये है चूतिया तो लिखता है। पूछो ना, से पूछो सर कुछ लिखा नोट कर लिया? नहीं, हम लोग तो रोबोट बैठे हुए हैं, एक बार लेके स्कैन कर लेते हैं। वही तो बोल रहा है, चलने लगा। Surprise, surprise, motherfucker. The king is back. हो गया? देखो, तो नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री। इसका असाइनमेंट का आंसर दे दिया था सारा। अब असाइनमेंट इसका पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद मेंस आर्काइव करना है। देखिए थर्मोकेमिस्ट्री लेवल 1 करने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास। ऐसे भी उतना क्वेश्चन करने के बाद लेवल 1 की जरूरत नहीं पड़ती।
मीन्स एडवांस जो कर सकूं। पहले लेवल में भी करवा लेते हैं। अब शांत हो जाओ। देखो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है या थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हीट एनालिसिस है किसी भी रिएक्शंस की या किसी भी प्रोसेस की। नेचर में कोई भी प्रोसेस हो रहा है या कोई भी प्रोसेस हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में कितना एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी से रिलेटेड कैलकुलेशंस को ही हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। यहाँ पर एनर्जी का मीनिंग मेनली हीट एंड वर्क होता है। एनर्जी का मीनिंग हीट एंड वर्क। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, तो किसी केमिकल रिएक्शन में कितना एनर्जी चेंज हुआ, कितना हीट चेंज हुआ, कितनी एनर्जी निकली, कितनी इन हुई, दैट वन इज थर्मोकेमिस्ट्री। कोई जनरल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कितनी हीट आउट हुई, दैट वन इज थर्मोडायनामिक्स। तो इस चैप्टर में आपको प्रोसेस की एनर्जी चेंज निकालनी है। एनर्जी चेंज का ज्यादा स्पेसिफाइड फॉर्म हीट चेंज होता है। अब ये सारे हीट कैलकुलेट करने के लिए, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर बहुत से नए नए टर्म्स यूज किए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको बेसिक टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। थर्मोडायनामिक्स में यूज होने वाले जो बेसिक टर्म्स हैं उनसे हमारा एक्सपोजर होना चाहिए। तो वो टर्म कौन कौन सी है, इसको लिखना नहीं है, घर पे लिखेंगे, नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। केवल सुन लो क्या क्या है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है। जैसे हेडिंग होगा बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और पहला है सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं, तो सिस्टम इस यूनिवर्स का वो पोर्शन होता है जिसको हम स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं। मींस पोर्शन ऑफ यूनिवर्स which is selected for thermodynamic study is known as system। दूसरा टर्म है सिस्टम, समझ आया ना, जिसको हम एनालिसिस के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, वो सिस्टम हुआ। सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको सराउंडिंग कहते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ेंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। सिस्टम एंड सराउंडिंग को जोड़ेंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म है बाउंड्री। सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो इंटरफेस सेपरेट करता है, जिस इंटरफेस से वो दोनों अलग होते हैं, उस इंटरफेस को कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे इस रूम में हम बैठे हैं तो वॉल इसकी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है। एक दूसरा सिचुएशन, एक कंटेनर लो, नीचे लिक्विड है, ऊपर गैस है, तो गैस और लिक्विड के बीच भी एक बाउंड्री है, दोनों जो जहां से दोनों सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन वो कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं। वो तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये अच्छा नीचे लिक्विड है, ऊपर गैस है, तो ये एक इमेजिनरी बाउंड्री हुई। क्या वो तो सिस्टम का पार्ट हुआ, जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो सिस्टम का पार्ट। फिलहाल जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, एक रियल बाउंड्री होगी, दूसरी इमेजिनरी। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच कोई भी एक्सचेंज होता है तो हमेशा बाउंड्री से होके जाएगा। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच कोई भी एक्सचेंज होता है तो वो एक्सचेंज हमेशा बाउंड्री से होके जाएगा। अब बाउंड्री से दो तरह का एक्सचेंज होगा, एक मैटर का एक्सचेंज और दूसरा एनर्जी का एक्सचेंज। मैटर जैसे कोई गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का, मैटर का एक्सचेंज, मास का एक्सचेंज, और दूसरा है एनर्जी का एक्सचेंज। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच एनर्जी का एक्सचेंज दो तरीके से होता है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच एनर्जी का एक्सचेंज दो तरीके से होता है, एक इन फॉर्म ऑफ हीट, दूसरा इन फॉर्म ऑफ वर्क। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, जैसे इस रूम से दूसरे रूम में हीट का
फ्लो कैसे होगा? तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या इधर से उधर कहीं भी सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम हीट कब जाएगा? हीट का ट्रांसफर तभी होता है जब उन दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस हो। अगर टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर एनर्जी का जो फ्लो है वो हीट ट्रांसफर के फॉर्म में होगा। तो हीट का जो फ्लो है वो टेम्परेचर डिफरेंस से डिसाइड होता है। ये सारा टर्म्स लिखा हुआ है, पूरा एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच एक और तरीके से हो सकता है, उसे कहते हैं वर्क एक्सचेंज। लेकिन वर्क कब होगा? वर्क तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा, जब वॉल्यूम चेंज होगा। जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होता तब तक सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच वर्क एक्सचेंज नहीं हो सकता। वैसे भी वर्क F × dx होता है, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं तब तक वर्क नहीं। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच एनर्जी एक्सचेंज दो तरीके से हो सकता है। पहला इन फॉर्म ऑफ हीट, दूसरा इन फॉर्म ऑफ वर्क। हीट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए और वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए या चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्री। कौन कौन से टाइप की बाउंड्रीज हो सकती है? देखो, पहला रिजिड बाउंड्री, जैसे कि वॉल है, अपनी जगह है, मूव नहीं कर सकता, रिजिड बाउंड्री। अगर बाउंड्री रिजिड है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क एक्सचेंज नहीं होगा। तो रिजिड बाउंड्री, अगर कोई भी सिस्टम रिजिड बाउंड्री से बना हुआ है तो उस सिस्टम में वर्क एक्सचेंज नहीं हो सकता। क्लियर? दूसरा होता है मूवेबल बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो अगर बाउंड्री मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, जैसे ये वाला आगे पीछे आ सकती है, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो अगर बाउंड्री मूवेबल है तो फिर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच वर्क एक्सचेंज हो सकता है। अगर सिस्टम की बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच वर्क एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट होता है एडियाबेटिक बाउंड्री। अगर सिस्टम की वॉल्स एडियाबेटिक बाउंड्री से बनी, एडियाबेटिक का मीनिंग है इंसुलेटर, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच हीट का चेंज नहीं होगा। एडियाबेटिक बाउंड्री का मीनिंग इंसुलेटर, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरा होता है डायथर्मिक बाउंड्री। ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे उसमें लिखे हुए, परेशानी होना। डायथर्मिक बाउंड्री ये क्या है? ये कंडक्टर होता है। तो अगर बाउंड्री डायथर्मिक है तो हीट का ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है परमिएबल बाउंड्री। ऐसी बाउंड्री जिसमें पोर्स बने हो तो उससे मेटल का एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट नॉन परमिएबल बाउंड्री मींस मेटल का एक्सचेंज नहीं हो सकता। सेमी परमिएबल बाउंड्री, सेमी परमिएबल क्या है कि ऐसी बाउंड्री होती है जिससे सॉल्वेंट तो पास हो सकते हैं लेकिन सॉल्यूट पास नहीं हो सकते। ये तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री की बात हुई। अब इतना लिखाते तब तक तो आधे भी पहुंचे होते। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं कोई बड़ी बात है, कोई कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट वाला जो पोर्शन आएगा वो तो हम आपको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, वो तो पढ़ाना ही है। अब ये फालतू वाला टर्म आधे घंटे एक घंटे खा जाता है और किसी काम करेंगे। तो थोड़ा सा आप ही काम कर लेना घर पे, आधे घंटे आप ही लिख लेना, नोट्स में दे दूंगा। अब नोट्स के लिए भी मुझे सोचना ही पड़ता, पहले से बना बनाया है सब। ऑनलाइन का एक बेनिफिट है कम से कम। और कोई भी पिछले साल का नोट्स देखो, इस साल का नोट्स एक ही तो है। मेरे पास 5G वाला है, T1 Pro में है वो। नहीं, क्लास में पढ़ाया हुआ है ना जी। मैं उतना अमीर नहीं ना तुम्हारे। पिछले साल तो आप लोगों को पढ़ाते हैं। पहले क्या करते थे आप लोगों को, जो पढ़ाते उसका फोटोशूट करा के रखते थे। अब उसकी जरूरत ही नहीं है, अब तो पीडीएफ है, उसी से ले लिया। तो वो पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा इसका जो पोर्शन लिखना है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट टर्म है टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच हम बैठ जाते हैं, खड़े खड़े कितना बोले।
हम लोग सोते हैं थोड़ा आराम करते हैं, हम लोग सो जाते हैं बेड में। बोलने में बहुत एनर्जी लगती है, पैसा किस लिए मिला? बोर्ड में पढ़ाने पर एनर्जी कम लगती है, क्योंकि बीच बीच में गैप मिल जाता है। और जब आप केवल अबे सब अक्सर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक पढ़ाना सबसे टेढ़ा काम होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। रीजन उसमें न्यूमेरिकल होता ही नहीं। जैसे आपको न्यूमेरिकल लिए तो 1 मिनट 2 मिनट का कुछ तो गैप मिलेगा ना, कुछ देर तो सोचोगे लिखोगे। ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल ही नहीं, रिएक्शन ही रिएक्शन है, लिखते रहो बोलते रहो, लिखते रहो बोलते रहो। स्टूडेंट्स भी परेशान, पढ़ाने वाला भी परेशान। देखिए हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सिस्टम की। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच मैटर और एनर्जी एक्सचेंज के बेसिस पर सिस्टम को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम।